हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 3 का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जो कि है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस होते हैं वो आयंस किस तरीके से कंडक्शन करते हैं, किस तरीके से हम उनका कंडक्टेंस माप सकते हैं, वही हमें यहाँ पर देखना है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की तरफ चलें उससे पहले मैं आपको मेटालिक कंडक्टर से थोड़ा रूबरू कराऊंगा, थोड़ा उसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ नए टर्म होंगे जो कि मेटालिक कंडक्टर से रिलेटेड होंगे, हम बाद में उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिलेट कर लेंगे। तो हम पहला टर्म देखते हैं जो कि है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है मेटालिक कंडक्टर के अंदर, तो जो करैक्टर इस करंट को फ्लो होने से रोकता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर होता है जो कि करंट को पास होने देना नहीं चाहता। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस है वो किसका करैक्टर है भाई, वो करैक्टर है मेटालिक कंडक्टर का। अगर वो कंडक्टर की लेंथ क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कि हमने यहाँ पे एल ले रखा है। इस मेटालिक कंडक्टर में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना छोटा होगा उसको उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर झेलना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इम्प्रपोर्शनल रिलेशन में होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो हमने क्या देखा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इम्प्रपोर्शनल टू A। इसका मतलब हुआ कि अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ओके, अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं इक्वल टू लगा करके, तो हमें क्या मिलता है, रो मिलता है। यहाँ पर ये रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमें एक रिलेशन मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। देखिए, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरीके से बनाते हैं और लिखेंगे ओम, तो OHM लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ये रो था, ये रो एक्चुअली क्या है भाई, इसका क्या नाम रखा गया, उसका नाम रखा जाता है रजिस्टिविटी। इस रो को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें रजिस्टिविटी का क्या बनाना है, डिफिनीशन बनाना है। और किसी चीज़ का डिफिनीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, A इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो यहाँ से क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू रो। इसका मतलब जब हम यूनिट लेंथ ले रहे हों और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हों, तो जो रजिस्टेंस क्रिएट होगा कंडक्टर के अंदर वही रजिस्टिविटी रो कहलाएगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ के एक बार देख लेते हैं। लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अगर हमने ए क्या लिया, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ लिया 1 मीटर, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसका मतलब उस समय रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। अगर हम यूनिट की बात करें तो रो इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, क्या आएगा, R इंटू A डिवाइड बाई L। देखो भाई, R का क्या होता है, ओम होता है, ओम लिख दिया। और A मतलब एरिया हुआ, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, मीटर। तो ये मीटर और ये कट जाएगा, तो क्या बचा, ओम इंटू मीटर। तो देखिए, ओम मीटर क्या होगा, इसका यूनिट होगा किसका, रजिस्टिविटी का। अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है भाई। जहाँ पे कंडक्टेंस होगा इसका मतलब क्या, वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। कंडक्टेंस शब्द का मतलब ही है कि वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन होंगे, फ्लो ऑफ आप आयन भी कह सकते हो कि मेंटेन होंगे किसी कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ डिफिनेशन में लिखा है, द ईज विथ विच द करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो देखिए, कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं एंड G इज इक्वल टू 1 बाई R लिखा, क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे। R इज इक्वल टू हमने अभी क्या पढ़ा था, रो L बाई A। तो यहाँ पे लिखें अगर 1 बाई R तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R। यहाँ पे भी 1 बाई करेंगे तो ये A ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A डिवाइड बाई रो इंटू L। ठीक है, अब हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं कि 1 बाई रो इज इक्वल टू कप्पा। क्या होता है, 1 बाई रो इज इक्वल टू कप्पा। ये क्या है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। जैसे हम ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, उसी तरीके से रजिस्टिविटी का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कप्पा को हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, उसका पैर खींच लेते हैं के का। ओके, तो इस तरीके से कंडक्टेंस G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
K इंटू एल बाई ए, क्योंकि यहाँ पे 1/ρ को हमने क्या घोषित कर दिया, कप्पा घोषित कर दिया। तो चलिए देखते हैं कप्पा K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ρ, रो क्या है रजिस्टिविटी है, तो शायद समझ में आया हो। अब हम देखते हैं कि कंडक्टेंस जो G है उसका यूनिट क्या होगा। तो पहले देख लो भैया 1 क्या था R, R का क्या होता है ओम, तो लिख दिया हमने ओम। 1/ओम को हम क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को एक नए टर्म से हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइमन एस। ठीक है, क्या बोलते हैं SIEMEN, साइमन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसका मतलब ओम इनवर्स कहीं लिखा मिले तो वो एस लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा ओम इनवर्स, जिसको हम एस बोलेंगे या साइमन बोलेंगे। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी के यूनिट के लिए। ठीक है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगा, रजिस्टिविटी के जो यूनिट था उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या हुआ करता था ओम इंटू मीटर, तो अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम क्या घोषित करते हैं साइमन एस, और इंटू मीटर इनवर्स मतलब एस मीटर इनवर्स बोलेंगे किसको, कंडक्टिविटी का यूनिट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और यहाँ पे कंडक्टेंस का हो जाएगा ओम इनवर्स। अब तक जो हमने कथा कहानी पढ़ी है वो सारी कथा कहानी रिलेटेड थी मेटालिक कंडक्टर से, लेकिन अब हम सेम मेटालिक कंडक्टर के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, एक बात ध्यान दें, जो जो रूल्स आपका मेटालिक कंडक्टर फॉलो करता है उसी तरीके का रूल या उसी तरीके का बिहेवियर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी रखता है। इस वजह से यहाँ भी रेजिस्टेंस का टर्म होगा, यहाँ भी कंडक्टेंस होगा, यहाँ पर भी कप्पा होगा और यहाँ पर भी रो होगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर वहाँ पे एल जो था वो तो लेंथ ऑफ कंडक्टर था, जो एरिया था वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटालिक कंडक्टर था, यहाँ पर L और A क्या होगा, चलिए वही देख लेते हैं। तो इन केस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के केस में हम लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए L लिखा गया है, क्या है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब अगर हम दो इलेक्ट्रोड लें तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जितना गैप होगा उसी गैप को हम L बोल देंगे। ठीक, और इस इलेक्ट्रोड का जो आपको ये एरिया दिख रहा है ये एरिया क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ठीक है, तो ए क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो एरिया जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और इनके बीच की जो लेंथ सॉल्यूशन के अंदर होगी उसको हम क्या बोलेंगे एल बोलेंगे या उससे डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस होगा वो भी क्या होगा 1/r होगा, और क्या लिखा जाएगा कप्पा इंटू ए डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू जी होगा। ठीक है, एंड कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ होगा, मतलब सेम रूल सेम फॉर्मूले चलेंगे यहाँ पर भी, लेकिन एक नया टर्म आता है जो कि है सेल कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सेल शब्द लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये सॉल्यूशन के लिए ही बना होगा। तो देखिए सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A को क्या कहते हैं सेल कांस्टेंट कहते हैं, या आप इस तरीके से बोल सकते हो जो ये लेंथ है डिवाइड बाय ये एरिया उसको हम क्या कहते हैं सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सेल कांस्टेंट एक आपको नया टर्म यहाँ पे मिलता है L/A। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फॉलो ओम्स लॉ। हम जानते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स क्या करते हैं ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ एक्चुअली होता क्या है V इज इक्वल टू IR, ये आपने देखा होगा कि वोल्टेज है ये क्या करंट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हमें एक नया टर्म डिफाइन करना है जो कि है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को थोड़ा इज्जत से देखेंगे, अदरवाइज इतना बड़ा डिफिनीशन देखे आपको पसीने आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ते हैं, सिंपल भाषा में समझाएंगे, उसको आप समझिएगा पचाइएगा तभी आप समझ पाएंगे। देखिए लिखा है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर शब्द से मतलब निकलेगा 1 मोल। ठीक है, कंडक्टिविटी से हम रिलेट कर लेते हैं कंडक्शन को। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्शन क्रिएट करता है उसी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। सिंपल बोला जाए तो क्या बोलना है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्शन क्रिएट करता है उसी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगा दी जाती है कि जो लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स होता है वो 1 होना चाहिए, वो यूनिट होना चाहिए। आप चाहो एरिया कितना भी रख लो, लेकिन यूनिट क्या रखना है, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यूनिट ही रखना है। तो चलिए पढ़ करके अब डेफिनेशन देखेंगे तो मजा आएगा। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स
at unit distance apart and having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of the solution that contains 1 mole of the electrolyte। कुल मिलाकर के सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्शन क्रिएट करता है उसी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी जाए कि वहाँ पर वो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पर हों और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जितना बड़ा चाहो कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला हुआ कि ये कंडक्टेंस ही हो जाएगा, तो कंडक्टेंस का पहले फॉर्मूला क्या होता है, के ए डिवाइड बाई एल। ठीक है, यही मोलर कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन हमने बोला हुआ कि जो एल होता है वो 1 होगा। तो देखिए अगर एल हम 1 लेते हैं तो वॉल्यूम वी को हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू ए तो लिखते ही हैं, हम L की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 इंटू ए, इसका मतलब वॉल्यूम और एरिया दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू ए बन जाएगा। तो हम यहाँ पर जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पर हम पुट करेंगे V एंड L की जगह पे पुट करेंगे 1। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इसका मतलब डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, यही यहाँ पर लिखा गया है। देखिए इसका मतलब समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था, इस इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या किया, डाइल्यूशन कर दिया, मतलब बाहर से क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अगर आप बाहर से वाटर डालोगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे बढ़ा हुआ वॉल्यूम दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैथमेटिकली आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बोला था कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। हमने क्या किया, पानी डाल करके वी बढ़ा दिया। अगर वी बढ़ गया तो निश्चित रूप से लैम्डा एम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अभी जो एक्सप्लेनेशन हमने देखा वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था, लेकिन हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। देखिए ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया हुआ था, हमने इसमें मान लीजिए कि 1 मोल KCl ले रखा है। क्यों हमने 1 मोल ही क्यों लिया, क्योंकि हम मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल KCl अगर मान लीजिए हमने लिया हुआ था, अब हमने इसमें पानी मिला दिया तो वही 1 मोल क्या होगा, इतने पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम में अगर वो फैल जाएगा तो K प्लस एंड Cl नेगेटिव क्या होंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मान लो कि यहाँ पर K प्लस के बगल में Cl नेगेटिव हुआ करता था, लेकिन अब क्या होगा, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो K प्लस Cl नेगेटिव के ऊपर और Cl नेगेटिव K प्लस के ऊपर अपना अट्रैक्शन फोर्स नहीं बनाए रख पाएगा। इस वजह से वो आसानी से इस पूरे सोल्यूशन में क्या होगा, घूम सकता है। अगर आसानी से वो घूम सकता है तो वहाँ पर क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसकी मोबिलिटी बढ़ जा रही है हमारे आयंस की, क्योंकि K प्लस और Cl नेगेटिव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड मोलरिटी। क्या होता है, इसको डायरेक्टली आप याद कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। इसी पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं आगे, इसलिए हम इसको याद कर लेते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, जहाँ पर m क्या है, मोलरिटी है। ठीक है, आपको मोलर दिया जाएगा, वो मोलरिटी आपको डायरेक्ट पुट करनी है। यहाँ पर जो कप्पा है उसमें हम सेंटीमीटर इंट्रोड्यूस करते हैं, तभी हम यहाँ पर क्या पाते हैं, 1000 पा रहे होते हैं। तो हम याद करेंगे लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। अब हम यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। पहले देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा डिवाइड बाई एम। ठीक है, कप्पा के लिए हम क्या लिखते हैं, S मीटर इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर। मतलब क्या हुआ, चलिए मोल पहले लिखते हैं। पर लीटर को लिखने का तरीका क्या होगा, DM क्यूब में लिख सकते हो या मीटर क्यूब में, तो चलिए मीटर क्यूब में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया मोल डिवाइड बाई मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब जब आप ऊपर लाएंगे तो मीटर इनवर्स इनकी मुलाकात होगी, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा, मोल रहेगा। तो देखिए मोल इनवर्स बन जाएगा और S यहाँ पर ऊपर रहेगा तो यहाँ पर S भी मिल जाएगा। इसका मतलब इसका यूनिट होगा S मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर हम मीटर के बजाय सेंटीमीटर में लिखें तो लिखा जाएगा S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम नॉट से। ये नॉट क्या होता है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंसंट्रेशन 0 होने की कोशिश में होगा तो जो मोलर कंडक्टिविटी उस समय आएगी 0 कंसंट्रेशन पर, उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हम कैसे कह सकते हैं। तो इसको एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा सा टैंक है, उस टैंक में हमने सिर्फ 1 मोल
KCl ले रखा है और उस टैंक में पूरा पानी भर दिया गया, तो अगर हम उस पूरे टैंक से 1 गिलास पानी निकालें तो उस 1 गिलास पानी में KCl के प्रेजेंट होने का चांस कितना होगा? करीब करीब 0 होगा। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दैट ग्लास टेंड्स टू 0। ठीक है, जब कंसंट्रेशन 0 होने लग जाएगा उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोली जाएगी। एक चीज़ और हमें यहाँ पे समझाना है, कभी कभी आपके सामने इनफाइनाइट डाइल्यूशन शब्द भी आएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हमने बहुत सारा पानी ले लिया, इसका मतलब हमने कंसंट्रेशन को 0 की तरफ टेंड करा दिया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन शब्द को दिमाग में रख लें, क्योंकि देखिए डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन इम्प्रपोर्शनल होते हैं। अगर डाइल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट होगा तो हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लिखा है व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0 द मोलर कंडक्टिविटी रीचेस द लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक्चुअली क्या होता है, जो लैम्डा एम होता है जब कंसंट्रेशन 0 होने लग जाता है ना, तब वो लैम्डा एम नॉट होता है और यही मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब ये कम होगा और ये ज़्यादा वैल्यू होगी। इसको आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी देख पाओगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl लैम्डा इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय DHO इक्वेशन। DHO इक्वेशन क्या है? डिवाई हकल ओनसेंगर इक्वेशन। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर के एक इक्वेशन दिया है जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के प्रेडिक्शन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर लिखा है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस AC की पावर 1/2। यहाँ पर A क्या है? कांस्टेंट है और C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा एम को आप पहचानते होंगे, इनसे भेंट मुलाकात आपकी हो चुकी है, जो कि है मोलर कंडक्टिविटी, एंड लैम्डा एम नॉट क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, डिबाई हकल ओनसेंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन से अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू C प्लस mx, वही mx प्लस C लगा देंगे। इस ग्राफ में देखेंगे कि हमने x एक्सिस पर क्या लिया हुआ है? √C लिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है लैम्डा एम। जब हम KCl की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसमें स्लोप नीचे की तरफ होगा। ठीक है, जहाँ पे स्लोप कितना होगा? -a। लेकिन जो ये इक्वेशन दिया है ये किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे सेट नहीं बैठता। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया हुआ है? CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इतना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये पॉइंट है, इतना पॉइंट है, उसको आप क्या बोलोगे? तो आप इसको बोलोगे लैम्डा एम नॉट। क्यों बोलोगे? क्योंकि इस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम पॉइंट लैम्डा एम का कितना है? लैम्डा एम नॉट ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसे हम रख करके देखेंगे तो ये क्या आएगा? इसका इंटरसेप्ट आएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर लिखा है कि लैम्डा एम ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी दिस। ठीक है, यहाँ पर आपको लैम्डा एम की वैल्यू दे दी गई है 138.9 S, मतलब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और क्या दिया है? ये मोलरिटी दे रखी है, तो 1.5 मोलर सोल्यूशन भी हो जाएगा। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला ये अप्लाई कर दो कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। यहाँ से कप्पा कितना हो जाएगा? m, और ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1000, तो ये रख देंगे और वैल्यूज जो हमें पता है वो रखते हैं। देखिए m की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, ये देखिए यहाँ पे रख दिया। ठीक है, लैम्डा m की वैल्यू 138.9 रख देंगे, डिवाइड बाई 1000 करते ही कितना आ जाएगा? 0.208 S सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर यूनिट का आप खास ध्यान रखें, बोर्ड में यही चेक कर लेते हैं, अक्सर वो डिजिट भी भूल जाएंगे लेकिन ये जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये कब आया हुआ था? CBSE 2010 में, 2012 में पूछा गया है, ये 2 मार्क्स में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर बोला गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम, मतलब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो आपको R की वैल्यू देखिए दे दिया गया है, M की वैल्यू दे दिया गया है। फिर क्या लिखा है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? यूनिटी दी गई है। तो सेल कांस्टेंट होता क्या है? L/A होता है। L/A की वैल्यू क्या लिखा गया है? 1 सेंटीमीटर इनवर्स लिखा गया है। ओके, पूछा क्या जा रहा है कि कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनके बारे में चर्चा हो चुकी है। देन कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R इंटू क्या लिखते हैं? सेल कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट की जगह पे L/A लिखा गया है। ठीक है, R की वैल्यू हमने यहाँ पे ओम रख दिया, L/A की जगह पे 1 सेंटीमीटर इनवर्स रख दिया। ठीक, तो यहाँ से हमें कप्पा की वैल्यू मिल जाएगी, कितना हो जाएगा? 1/200
ओम इनवर्स और क्या लिखा जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। इसी को क्या लिख सकते हो एस सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं साइमन बोलते हैं। ओके अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। तो यहाँ पे कप्पा कितना दिया गया है ये दिया गया है, एम की वैल्यू कहाँ दिया गया है देखिए ये एम की वैल्यू ये भी दिया गया है, तो ये हमने पुट कर दिया कितना आ जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू 500 एस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम ऑफ 0.0 m NaOH solution of diameter 1 cm and the length 50 cm is this। मतलब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर आपको R की वैल्यू दे दी गई है, इतना दिया है। ओके कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। क्या क्या पूछा गया लैम्डा एम पूछा गया है, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होता है कप्पा होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है रो होता है। मतलब इस तीनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 3 मार्क्स में आया हुआ है, मतलब सबके लिए एक एक मार्क्स होगा, ठीक है। CBSE 2012 में पूछा गया है। देखिए मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और डायमीटर कितना था 1 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर था तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे, एरिया देखिए पाई आर स्क्वायर कैसे आ गया, देखिए ये क्या होगा इस तरीके से आपका कॉलम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये अगर क्या है पूरा का पूरा डायमीटर है तो ये कितना लिखा है 1 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ पार्ट क्या होगा इसका हाफ पार्ट उसका रेडियस होगा, तो ये हो गया इसका रेडियस 0.5, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर करोगे तो पाई की वैल्यू रख दिया, आर स्क्वायर कर दिया, आर की वैल्यू ये पुट करनी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगा आपको एरिया, ठीक है। और लेंथ आपको दिया जा चुका है कि 50 सेंटीमीटर है। अब देखिए रजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या होता है RA/L। आर की वैल्यू देखिए ये दिया गया है, आर क्या है ओम में होता है ना, तो ओम में वैल्यू पुट कर देना है, ए की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है, एंड एल क्या है 50 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे पुट कर दिया। तो रो की वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके रजिस्टिविटी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें पता है कि हमें कंडक्टिविटी निकालना है, तो कंडक्टिविटी के लिए कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है 1/रो। भाई रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा करो कि कंडक्टिविटी ही तो आएगा, इसको क्या करिए इन्वर्स कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा वैल्यू आपको, ठीक है। ये क्या है 1.148 इंटू 10⁻⁻² एस सेंटीमीटर इनवर्स। भाई नीचे तुम क्या पुट करोगे ओम, फिर क्या पुट करोगे सेंटीमीटर, जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह पे क्या लिखा गया साइमन लिख दिया गया, सेंटीमीटर इनवर्स तो लिखा ही गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने रेजिस्टिविटी निकाला, तो उससे हमने क्या निकाल दिया कंडक्टिविटी निकाल दिया। अब हमें बताना मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये फेमस सा फॉर्मूला रख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। कप्पा इज इक्वल टू दिस वैल्यू यहाँ पे पुट किया इंटू 1000 रख दिया, एम की वैल्यू देखिए दिया जा चुका है, ठीक है, तो 0.05 रख दिया, तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगा 229.6 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आपको मिल चुके हैं। तो देखिए क्या हमने सब निकाल लिया, मोलर कंडक्टिविटी ये हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टिविटी ये हो जाएगा और रजिस्टिविटी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे इतना लिखते ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम, मतलब आर की वैल्यू दिया गया है 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपसे पूछा क्या जा रहा है सेल कांस्टेंट की वैल्यू। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस, मतलब कप्पा की वैल्यू क्या दिया गया है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा की वैल्यू दिया गया है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, सेल कांस्टेंट क्या होता है कप्पा इंटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो कप्पा क्या हो गया भाई कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आंसर मिल गया सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि एस क्या होता है ओम इनवर्स होता है। जब मल्टीप्लाई करोगे ओम इनवर्स को ओम से तो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा। बार बार मैं यूनिट वाले पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीचर की निगाह पहले इसी पे जाता है, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन कब आया था दिल्ली 2012 में, वो भी 3 मार्क्स का आया था, सोचिए इतना छोटा सा सवाल था। अब हम एक शानदार लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कोरलाउसिस लॉ। ये बहुत ही आसान होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आसान होता है, अच्छा हो कि ये आपके पेपर में आए तो आप आसानी से कर भी पाएंगे। तो चलिए इस बड़े वाले कहानी की तरफ चलें, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये लॉ लगाते कैसे हैं और ये होता क्या है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का, और NaCl का हमने क्या करा दिया खूब डाइल्यूशन करा दिया, मतलब हमने खूब पानी डाल दिया है, या ऐसा बोलो खूब सारा पानी था उसमें हमने NaCl छोड़ दिया, तो क्या होगा वो टूट जाएगा Na+ एंड Cl- में।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉ ये कहता है कि जितनी कंडक्टिविटी ये क्रिएट करेगा, NaCl जो है जितनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्रिएट करेगा वो जो है इन दोनों के कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं लिखूं कि लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl is equal to lambda m naught of Na प्लस एंड प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, तो हम एक्चुअली लॉ सही से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है, और यही होता है कोरलाउसेस लॉ, आपका प्यारा खूबसूरत सा कोरलाउसेस लॉ। चलिए पढ़ के देख लेते हैं क्या है लिखा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो आई होप समझ में आया हो। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं जहां पर हमें एक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है और बोला जा रहा है अगर हम उसको इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट कर दें, मतलब अगर हम वहाँ पे कंसंट्रेशन 0 की तरफ ले जाएं तो वो अगर हमें N1 कैटायन देगा और N2 एनायन देगा, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी ऐसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या लिखा है AN1 BN2। अगर भाई इसको तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा, N1 टाइम वो A दे रहा होगा और N2 टाइम वो B दे रहा होगा। मान लो A क्या था, कैटायन था, और B क्या था, एनायन था। एक चीज हम और मान लेते हैं कि जो हमारा A प्लस है उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना है, लैम्डा प्लस नॉट है, और B नेगेटिव के लिए कितना है, लैम्डा नेगेटिव नॉट है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m नॉट लिखा जाएगा N1 मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है। तो इस तरीके से ऐसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा m नॉट लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि Al2SO4 थ्राइस था, उसको हमने पानी में डाल दिया, वो टूट गया। कैसे टूटेगा, 2 एल्युमिनियम 3+ बनाएगा और 3 क्या बनाएगा, सल्फेट आयन बनाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 आयन है जिसमें से 2 क्या है, कैटायन है। मतलब N1 की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और N2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम एल्युमिनियम 3+ के मोलर कंडक्टिविटी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे कि लैम्डा m नॉट एल्युमिनियम 3+। ठीक है, और SO4 की बात करें तो SO4 के लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा m नॉट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या होगा, 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और ये पॉइंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें किसका मिलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Al2SO4 थ्राइस का। तो इस तरीके से आपको शायद समझ में आ चुका होगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पर दिया है द वैल्यू ऑफ लैम्डा m नॉट ऑफ Al2SO4 थ्राइस इज दिस व्हाइल लैम्डा m नॉट ऑफ सल्फेट आयन इज दिस, कैलकुलेट द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम 3+। देखिए अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपको समझना चाहिए कि लैम्डा m नॉट ऑफ Al2SO4 थ्राइस को लिखा कैसे जा सकता है। इसके लिए आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब Al2SO4 थ्राइस टूटता है तो क्या बनाता है, 2 एल्युमिनियम प्लस 3 एंड 3 सल्फेट आयन बनाता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इसी से लैम्डा m नॉट की वैल्यू लिखी जाएगी। लैम्डा m नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए, हो जाएगी 2 लैम्डा m एल्युमिनियम 3+ एंड 3 टाइम लैम्डा m ऑफ सल्फेट आयन, क्योंकि सल्फेट कितना मिला, 3 टाइम मिला था। एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम मिलेगा। यहाँ से बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितना, इतना दे रखी है, और हमें यहाँ पर एल्युमिनियम की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, लैम्डा m नॉट ऑफ एल्युमिनियम 3+ पूछा जा रहा है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है। तो सिंपल सा है, आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा m नॉट ऑफ एल्युमिनियम 3+ मिल जाएगा। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 2 रखना है और यहाँ पे 3 रखना है। कैसे पता चलेगा, इसी को बर क्या करिए, तोड़ दीजिए, मतलब आयंस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपको स्टोइकोमेट्री मिल जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन आया था CBSE 2013 में, 3 नंबर का आया था। सोचिए इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे पूछा जा रहा है लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब आपको लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन उसके लिए क्या क्या दिया गया है, लैम्डा m नॉट ऑफ HCl, लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COONA। अब ये 3 चीज़ें दी गई हैं, तो हमें इसी से क्या बनाना है, CH3COOH बनाना है। देखिए कैसे लिखा जाएगा। इस रिएक्शन पर थोड़ा गौर फरमाइए। क्या लिखा है, CH3COONA, मतलब सोडियम एसीटेट में अगर हम HCl डाल दें तो क्या होगा, यहाँ का H+ इधर आ जाएगा और ये सोडियम इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl
और ये क्या हो जाएगा CH3COOH। तो यहाँ पे एक रिएक्शन मिल गई जहाँ पे आप देख रहे हो कि CH3COONA जब HCl के साथ मिलता है तो हमें क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड मिल रहा है और इसके साथ क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है। अगर हमें रिएक्शन पता है तो हम लैम्डा m0 उसी हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए इसका लैम्डा m0 प्लस इसका लैम्डा m0 जब आप जोड़ेंगे तो वो बराबर हो जाएगा इसके लैम्डा m0 के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब देखिए ये तीन चीज़ें दी गई हैं, सिर्फ इसी का तो नहीं दिया है हमें। अगर ये नहीं दिया गया है तो हम निकाल सकते हैं। तो कितना आ रहा होगा यहाँ पे, लैम्डा m0 इज इक्वल टू 391 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आया हुआ था 3 मार्क्स का दिल्ली 2010 में। सिंपल सा सवाल है, बस आपको कभी कभी ऐसे पढ़ाया जाता है आयंस में तोड़ करके, वो ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl एंड KCl अल्फा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब वहाँ पर 100% डिसोसिएशन होता है। किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 मोल NaCl है, अगर हमने उसको पानी में डाल दिया तो वो क्या करेगा, 1 मोल Na प्लस देगा एंड 1 मोल Cl नेगेटिव हमें प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब वो 100% डिसोसिएट कर रहा होगा और 100% डिसोसिएशन को लिखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ मेनली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पर फोकस करेंगे। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो 0 to 1 वैरी करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो है 0% से लेकर के 100% के बीच में अपना डिसोसिएशन शो करता है। कौन, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड ले लिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एट हायर कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप अगर मान लीजिए एसिटिक एसिड लेते हो, उसमें बस थोड़ा सा पानी डाल रखा है, तो वो ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस तरीके से ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम उसमें वाटर डालते जाएं, खूब सारा वाटर डालते जाएं, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। कैसे शिफ्ट होगी, इस H+ का वाटर के साथ गठबंधन हो जाएगा, तो इस तरीके से जो H+ होगा वो वाटर के साथ कंज्यूम होने लग जाएगा। तो हमारे इस इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो हमारा CH3COOH था उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा द इंक्रीज इन द लैम्डा m विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने ये बोला था कि जब आप पानी मिलाते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लैम्डा m की भी वैल्यू बढ़ जाती है। ये एक्सप्लेनेशन हम कहाँ देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो टूटता ही नहीं है। ठीक है, अगर टूटेगा नहीं तो वो आयंस में नहीं आएगा, अगर आयंस में नहीं आएगा तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूट्रल चीज़ तो कंडक्शन नहीं कर सकती। इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्सप्लेनेशन देते वक्त हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि वहाँ पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जरूर मेंशन करें। तो जब आप डाइल्यूशन करते हो, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर में CH3COOH प्रेजेंट था, शुरू में हमारे पास वाटर कंटेंट बहुत कम था। जब आप इसमें वाटर मिला दोगे तो क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, तो ये आसानी से क्या करेगा, आयंस देने लग जाएगा। अगर आयंस देगा तो वहाँ पर कंडक्टेंस बढ़ेगा। अगर ये कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि निश्चित रूप से वहाँ पर लैम्डा m की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या लिखा है, पॉइंट पूरा पढ़ लेते हैं। द इंक्रीज इन लैम्डा m विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज in degree of dissociation and consequently the number of ions in the total volume of the solution that contains 1 mole of the electrolyte। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेप्ट। लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कुल मिला के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा m0। ये क्या है, किसी भी कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी है और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी है। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। देखो भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 ही आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लैम्डा m0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है लैम्डा m से। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें लैम्डा m एंड लैम्डा m0 की वैल्यू दे दी जाए। ये क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन। ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, लेकिन आपको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड का अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए तो एसिटिक एसिड का लैम्डा एम पता होना चाहिए और लैम्डा एम नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो लैम्डा एम की वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने, ठीक है, लेकिन हमें क्या पता करना है, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड। तो चलिए देख लेते हैं। एसिटिक एसिड को लिखो, क्या लिखोगे, CH3COOH। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शन है, तो आपको लैम्डा एम नॉट तुरंत लिखना आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3COOH या एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव, मतलब उसके आयंस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ दिस एंड दिस, ओके। तो ये वैल्यूज आपको दिया गया है, ये दिया गया और ये दिया गया है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH मिल गया, हमें लैम्डा एम नॉट भी पता चल गया और ये तो दिया ही गया था। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिला, 3 × 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर मेथेनोइक एसिड इज दिस दिया है, वो मतलब आपको कप्पा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। कप्पा की वैल्यू कितना दिया गया है, इतना दिया गया है S सेंटीमीटर इनवर्स में, और मोलरिटी कितना दिया है, ये दिया है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है। भाई अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, तो हमें लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, जिससे आपको लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इसका आंसर देख लेते हैं। ये कब आया था, CBSE 2015 में, ये 3 मार्क्स का आया हुआ था। इसके ऊपर वाला सवाल कहाँ आया हुआ है, दिल्ली 2011 C में, ये भी 3 मार्क्स का आया हुआ था। चलिए इसमें देखते हैं लैम्डा एम कैसे निकालेंगे, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, ठीक है। कप्पा की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, 5.25 × 10⁻⁵ S सेंटीमीटर इनवर्स। ये चीज़ आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइड बाई ये मोलरिटी दे रखी है, तो ये मोलरिटी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें लैम्डा एम की वैल्यू मिल जाएगा, ये क्लियर है। अब हम लैम्डा एम नॉट ऑफ HCOOH की बात करेंगे। अगर आप HCOOH को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस प्लस यहाँ पे क्या होगा, HCOO नेगेटिव। इसका मतलब आपको इसका लैम्डा एम नॉट, इसका लैम्डा एम नॉट और इसका लैम्डा एम नॉट, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। और इनके वैल्यूज़ उन्होंने पहले से दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको लैम्डा एम नॉट ऑफ HCOOH मिल जाएगा, जो कि होगा 400 S सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है। अब हमने लैम्डा एम भी निकाल लिया, जो कि बोला गया था कि मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो, वो भी निकाल दिया। डिवाइड बाई क्या कर दें, लैम्डा एम नॉट कर दें, तो क्या मिल जाएगा, अल्फा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0.525, ये होगा आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मेथेनोइक एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे आपको कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर एसिटिक एसिड के बारे में बताया गया है, ठीक है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁵ S सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई एसिटिक एसिड की। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब आपको Ka निकालना है। अगर हमें Ka निकालना है तो हमें अल्फा चाहिए, ठीक है। अगर अल्फा निकालना है तो हमें लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ये निकालेंगे, उससे अल्फा पता चलेगा और अल्फा से हम Ka की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज दिस, मतलब लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू 390 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया गया है। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है दिल्ली 2013 में कंपार्टमेंट वाले एग्जामिनेशन में। चलिए इसके आंसर में बात कर लेते हैं। एसिटिक एसिड जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा भाई, CH3COO नेगेटिव एंड H प्लस। अगर हम मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा है, और इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो आफ्टर टाइम T ये कितना बनेगा, C अल्फा, ये कितना C अल्फा, तो ये कितना बनेगा, C माइनस C अल्फा बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर टाइम T देखिए ये बनेगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। ये मैंने आपको समझाया है कि ताकि आप आसानी से यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड लिख पाएँ। अगर आप इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो क्या लिखा जाएगा, बोलिए, K इज इक्वल टू C अल्फा, और C अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में यही दोनों चीज़ें हैं, इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बाद में हम अल्फा यहाँ पे लाके पुट करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट, जहाँ पर लैम्डा एम नॉट की वैल्यू पहले से ही मेंशन कर दिया गया है,
क्लियर है? ओके। अब हमें लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें तो एक ही चीज़ पता है और ये चीज़ हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए हमें दिया है कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू। तो लैम्डा एम हमें पता क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 10⁻⁻⁵। ये चीज़ कहाँ दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया इंटू 1000 डिवाइड बाई एम की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ से हमें मिल गया लैम्डा एम इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ठीक, अब हम अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता हो गया और ये भी पता हो गया। तो 40 डिवाइड बाई 390 इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो आपको अल्फा की वैल्यू पता चल गई। अब ये ले जाइए इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सी भी पता है, अल्फा भी पता है, तो के की वैल्यू आसानी से आ जाएगा, जो कि आ रहा है इतना 1.18 इंटू 10⁻⁵। ओके। तो भैया इस तरीके से लेक्चर 3 का पार्ट 1 यहाँ पे होता है खत्म। मिलते हैं हम आपको लेक्चर 3 के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।